मैं योगेश चंद्र शर्मा, सह आचार्य भूगोल, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा, बीए पार्ट थर्ड, ज्योग्राफी ऑनर्स, 9th पेपर, भौगोलिक विचारधारा और विधि तंत्र। इसमें भारत में भूगोल का विकास इस विषय पर मैं आज अपनी वार्ता दे रहा हूँ। इसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पूरे विश्व के संदर्भ में जब हम भूगोल के विकास यात्रा को देखते हैं तो हम ग्रीक, रोमन, जर्मन, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, रूस आदि देशों के विद्वानों के विचारों को पढ़ते हैं और कैसे हमारे इस आधुनिक भूगोल का यह स्वरूप जो हमें आज दिखाई देता है इसका निर्माण हुआ। लेकिन उस दौरान भारत में भूगोल का क्या स्वरूप था या भूगोल से के संदर्भ में जो सामग्री वह भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारत के संदर्भ में किस प्रकार की थी और यहाँ पर भूगोल संबंधी विषय में क्या जागरूकता थी, इस बात को समझने के लिए आपके सिलेबस में यह टॉपिक रखा गया है कि भारत में आधुनिक भूगोल का विकास किस प्रकार से हुआ, उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है और भारत में जो अध्ययन अध्यापन का कार्य होता है उसमें विश्वविद्यालयों, विभिन्न परिषदों, संस्थाओं, शोधकर्ताओं और अनेक वैज्ञानिक संस्थानों के द्वारा इस भूगोल को क्या स्वरूप प्रदान किया गया, कौन कौन से कार्य हुए, उनका एक लेखा जोखा हम इस विषय में रखेंगे। तो सबसे पहले भारत में आधुनिक भूगोल का विकास, इस संदर्भ में जो बात सबसे महत्वपूर्ण है कि 1767 में 1767 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आप सब जानते हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप के लिए सर्वेक्षण का कार्य, उसका मानचित्रांकन का कार्य और जो लार्ज स्केल मैप हैं उनकी रचना में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस प्रकार से भूगोल का जो प्रमुख आधार है कि भूगोल पृथ्वी तल का विज्ञान है, तो इस पृथ्वी तल को मानचित्रों के रूप में जब हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तभी हम उसके विभिन्न घटकों के मध्य जो भौगोलिक अंतर संबंध है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इस दृष्टि से सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना ने भूगोल का आधार प्रस्तुत किया। यद्यपि यह अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित एक संस्थान है और अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य था कि जिस देश पर हमारा अधिकार है उसका मानचित्रांकन हो जाए ताकि प्रशासनिक और सैन्य संबंधी हमारी जो ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति हो सके। इसलिए उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। यद्यपि यह कई रूपों में या कई अर्थों में भारत के लिए वरदान साबित हुआ। भारत का संपूर्ण क्षेत्र जो अविभाजित भारत था उसका मानचित्रांकन हुआ और पूरे भारत का सर्वेक्षण हुआ। सर्वेक्षण के दौरान लार्ज स्केल मैप, जिसे हम धरातल पत्रक या टोपोग्राफिकल शीट कहते हैं, उनकी रचना हुई और भारत के अक्षांश देशांतरों का निर्धारण किया गया। ये तमाम बातें आधुनिक भूगोल के लिए आधार है क्योंकि यही मानचित्र बाद में भूगोल के शोधकर्ताओं के लिए अहम दस्तावेज साबित हुए और इन्हीं के आधार पर भूगोल में अध्ययन अध्यापन और शोध कार्य हुए। महाविद्यालय स्तर पर भूगोल का अध्यापन 1920 में लाहौर में प्रारंभ हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शिक्षा का प्रारंभ हुआ से पूर्व तक भारत में आगरा, कोलकाता, मुंबई, मद्रास, बड़ौदा, रांची, इलाहाबाद, नागपुर, जोधपुर, गुवाहाटी स्थानों पर विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर भूगोल का अध्ययन कार्य प्रारंभ हुआ। ये अत्यंत प्रारंभिक स्थिति है जिसमें कोई बहुत अधिक शोध कार्य नहीं हो रहे थे, सिर्फ अध्ययन अध्यापन के संदर्भ में भूगोल को
एक स्थान मिला हुआ था। इसे हम भूगोल का प्रारंभिक काल मान सकते हैं। 1950 से 60 का जो दशक है, यह भूगोल के लिए रचना काल के नाम से जाना जाता है, जिसमें विभिन्न विद्वानों ने भूगोल में भारतीय संदर्भों में योगदान दिया। जैसे 1950 में OHK स्पेट ने भारत और पाकिस्तान का भौगोलिक सर्वेक्षण किया और एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसे भारत और पाकिस्तान यानी इंडिया एंड पाकिस्तान नाम से जानते हैं। इस रचना काल में 1956 में भारतीय भूगोल में प्रमुख कार्य संपन्न हुए। इसमें से कुछ प्रमुख हैं। भारतीय राष्ट्रीय एटलस संस्थान की स्थापना हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था, जिसमें सभी राज्यों के मानचित्र विशेष रूप से उन्हें संशोधित किया गया और पूरे भारत का मानचित्रांकन पुनः हुआ। इसी दौरान अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संगोष्ठी हुई, जिसमें लगभग 200 से अधिक विद्वानों ने भाग लिया। और एक तरह से अलीगढ़ का जो ये सम्मेलन था, इसने भारत में भूगोल को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसके बाद भूगोल के प्रति रुचि जागृत हुई और अन्य अनेक विश्वविद्यालयों में इससे संबंधित स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ हुई और भूगोल में शोध कार्य प्रारंभ हुए। भारतीय भूगोल परिषद का राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बना इसी दौरान, और भारतीय सांख्यिकी प्रादेशिक सर्वेक्षण के भूगोल विभाग की स्थापना हुई। तो सांख्यिकी जो है, उस डेटा को जो इकट्ठा किया जाता है, उसका सर्वेक्षण और भूगोल विभाग की स्थापना, ये एक महत्वपूर्ण कार्य था, क्योंकि इन सांख्यिकीय सूचनाओं के आधार पर ही भारत के संदर्भ में भूगोल से संबंधित शोध कार्य हुए। अब हम इसके आगे का स्वरूप जानते हैं। सन 1960 से 70 के दशक में भूगोल पर ब्रिटिश भूगोलवेत्ता डडले स्टैम्प का प्रभाव रहा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डडले स्टैम्प ब्रिटेन के एक महान भूगोलवेत्ता रहे, जिन्होंने पूरे ब्रिटेन का भूमि उपयोग सर्वेक्षण किया और उसका भूमि उपयोग सर्वेक्षण कर उसका एक नियोजन का जो एग्जीक्यूशन प्लान है, उसका जो कार्यकारी जो विन्यास है, उसे उन्होंने प्रस्तुत किया कि भूमि उपयोग किस भूमि का अभी क्या हो रहा है और कौन सी भूमि का क्या उपयोग हो सकता है। इस प्रकार से डडले स्टैम्प का प्रभाव रहा। इनके निर्देशन में प्रोफेसर मोहम्मद शफी द्वारा भूमि उपयोग एवं इसी दौरान सागर विश्वविद्यालय में जफर अली ने सामान्य एवं व्यवहारिक भूगोल विभाग की स्थापना की। तो प्रोफेसर शफी, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, उन्होंने डडले स्टैम्प के निर्देशन में भूमि उपयोग से संबंधित अपना शोध प्रस्तुत किया। यह एक तरह से व्यवहारिक भूगोल का भारत में प्रवेश था। इसी दौरान प्रोफेसर अली का पौराणिक भूगोल प्रकाशित हुआ। पौराणिक भूगोल से अभिप्राय ये कि भारतीय जो वाङ्मय है, उसमें भूगोल संबंधी जो जानकारी है और भूगोल संबंधी जो सूचनाएं हैं और जो ज्ञान है, उसे किस प्रकार से विश्व के समक्ष रखा जाए। तो इस प्रकार से पुराणों में के संदर्भ में जो भौगोलिक जानकारी थी, उसे प्रोफेसर SM अली ने पौराणिक भूगोल के रूप में प्रस्तुत किया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। इसी प्रकार DP सक्सेना का वैदिक भारत का भूगोल एक पुस्तक प्रकाशित हुई। भूगोल के विकास में इन लोगों ने अपना अहम और महत्वपूर्ण रोल अदा किया, क्योंकि भारत के संदर्भ में या भारत के विचारों से विश्व अभी परिचित नहीं था। जब पौराणिक भूगोल और वैदिक भारत का भूगोल प्रकाशित हुआ, तो ये पता चला कि भारत में भी पृथ्वी के संदर्भ में, धरातल के संदर्भ में, पर्वतों, पठार, मैदानों के संदर्भ में, वनों के संदर्भ में, जलवायु के संदर्भ में बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध है और ऑथेंटिक सामग्री उपलब्ध है। भारत में कभी भी पृथ्वी को चपटा या किसी अन्य प्रकार का नहीं माना। हमेशा भारत का जो वाङ्मय है, उसमें पृथ्वी को एक आंवले की तरह गोल बताया गया, और यह जो गोलाभ प्रकार है, यह भारत में शुरू से ही इसकी मान्यता रही कि जिस प्रकार से समस्त आकाश में जो सभी पिंड हैं वो गोल हैं, तो पृथ्वी भी एक गेंद की तरह गोल है। और अनेक बार इस प्रकार के संदर्भ पौराणिक साहित्य में आते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि पृथ्वी हाथ
किसी व्यक्ति के बारे में या किसी ऋषि के बारे में कि वह तत्वदर्शी है, तो इस प्रकार से उनका परिचय दिया जाता था कि इनको हथेली पर रखे हुए आंवले के तरह संपूर्ण पृथ्वी और संपूर्ण ब्रह्मांड का पता है। तो इस प्रकार से आंवला और गोल इस रूप में पृथ्वी को जाना जाता रहा है भारत में। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी। 70 से 80 के दशक में भारतीय भूगोल में विविधता आने लगी। इस दशक में मानव भूगोल पर अधिक बल दिया गया। जैसे ही हम मानव भूगोल के पक्ष में प्रवेश करते हैं तो हम व्यवहारिक भूगोल में प्रवेश करते हैं, यानी मानव के संदर्भ में जिन समस्याओं से मानव समाज जूझ रहा है उसमें भूगोलवेत्ता क्या योगदान दे सकता है उनके समाधान के लिए। इस संदर्भ में मानव भूगोल पर अधिक बल दिया गया। नगरीय भूगोल, ग्रामीण अधिवास भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल आदि शाखाओं का स्वतंत्र अध्ययन और अध्यापन कार्य प्रारंभ हुआ। भौतिक भूगोल में भी भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान का भी स्वतंत्र रूप से अध्ययन प्रारंभ हुआ। तो जैसा इसमें बताया गया कि मानव भूगोल पर अधिक बल दिया गया, तो मानव भूगोल की जो विभिन्न शाखाएं हैं उसमें से विशेष रूप से अधिवास भूगोल, नगरीय और ग्रामीण भूगोल, इसी तरह से जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, कृषि भूगोल और औद्योगिक भूगोल, ये सभी ऐसे पक्ष हैं जो मानव समाज के, मानव समुदाय के डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हैं। और इस प्रकार से भूगोल का एक व्यवहारिक पक्ष जो है 70 से 80 के दशक में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना चुका था और इस पर विश्वविद्यालयों में शोध कार्य चल रहे थे। भूगोल को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने में भारत की विभिन्न संस्थाओं, समितियों तथा भौगोलिक सम्मेलनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का नियतकालिक प्रकाशन और शोध कार्यों के प्रकाशन से विश्वविद्यालयों में भूगोल के शिक्षण कार्य और शोध में शुद्धता, गुणवत्ता में तीव्र गति आने लगी। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रभाव था कि जैसे जैसे विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियतकालिक प्रकाशन होते रहे और भौगोलिक सम्मेलन होते रहे, उससे शोध की जो दिशा और दशा दोनों का निर्धारण हुआ और साथ ही गुणवत्तापूर्ण शोध कार्य होने लगे जो विश्वसनीय भी थे। जिन संस्थाओं और समितियों का भूगोल के विकास में योगदान रहा वे इस प्रकार से: भारतीय विश्वविद्यालय, भौगोलिक परिषदें, भारत की प्रमुख भौगोलिक पत्रिकाएं और भारत के भौगोलिक वैज्ञानिक संस्थान। सबसे प्रथम हम भारतीय विश्वविद्यालयों को लेते हैं, जहाँ पर स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल का अध्ययन अध्यापन कार्य होने लगा और साथ ही प्रत्येक जो विश्वविद्यालय था जहाँ पर भूगोल का अध्ययन अध्यापन होता है वहाँ पर शोध कार्य भी होने लगे। और इस प्रकार से शोध कार्यों के जरिए मानव भूगोल, भौतिक भूगोल की विभिन्न शाखाओं में बहुत अधिक कार्य हुआ। इसे हम विस्तार से जानेंगे। दूसरा, भौगोलिक परिषदें, तो जहाँ कहीं विश्वविद्यालय थे वहाँ पर और उसके अतिरिक्त भी भूगोल के विभिन्न संगठन और परिषदों का गठन हुआ जो अपने स्तर पर, स्थानीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर भूगोल के सम्मेलन आयोजित करते हैं और प्रादेशिक स्तर पर जो समस्याएं हैं उनका भूगोलवेत्ताओं के द्वारा क्या समाधान दिया गया है उसको अपने नियतकालिक जर्नल्स में प्रकाशित करते हैं। तो इस प्रकार से भौगोलिक परिषदों का भी बहुत अधिक योगदान रहा। फिर तीसरा है भारत की प्रमुख भौगोलिक पत्रिकाएं। इन पत्रिकाओं में जो उच्च कोटि के विद्वान थे उनके लेख प्रकाशित हुए जिन्होंने दूसरे शोधकर्ताओं को यह दिशा प्रदान की कि वे किन विषयों पर शोध कार्य करें। उनका जो दिशा निर्देशन था, उनकी जो गति थी और उनकी जो गुणवत्ता थी, उन सबको भौगोलिक पत्र पत्रिकाओं ने प्रभावित किया। और सबसे चौथा जो योगदान था वो भारत के भौगोलिक वैज्ञानिक संस्थान, जैसे हमने एटलस के संदर्भ में बात की, सर्वेक्षण विभाग की बात की, इसी तरह से आईरिस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, देहरादून। तो ये ऐसे जितने भी वैज्ञानिक और शोध संस्थान थे जो भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों के द्वारा विकसित किए गए, उन्होंने भी भूगोल में अपना प्रमुख योगदान दिया। तो आज के व्याख्यान में इतना ही। इन सभी जो संस्थाएं हैं और समितियां हैं जिन्होंने भूगोल के विकास में योगदान दिया, उन्हें हम
अगले व्याख्यान में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।